जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे हमारे आदरणीय मेजर जनरल सुधाकर जी का। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टाइम दिया। थैंक यू हरिमोहन जी। नए साल की शुभकामनाएं आपको और आपके व्यूअर्स को। थैंक यू सर। सर, पिछले वीडियो में जिस तरीके से आपने सियाचिन ग्लेशियर के अपने एक्सपीरियंसेस को बताया था, सर वो तूफानी रहे, स्पाइन चिलिंग रहे और हमारे जो कमेंट्स आए, व्यूअर्स ने जो कमेंट्स किए, दैट वर अल्टीमेट। मैं उसके बारे में क्या बताऊं कि सर दीवानगी लोगों के अंदर, और लिटरली वो एक्सपीरियंस मैटर करते हैं। लेकिन आज हम एक डिस्कशन करने जा रहे हैं बांग्लादेश पर। सर, बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो हेडलाइंस बने। उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया कि हम इंडिया के साथ रिलेशंस खराब नहीं करना चाहते और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को हम बहुत, मतलब एंटी इंडिया पावर्स को अपने यहां जगह नहीं देंगे। इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे थे। तो जब इनके बारे में थोड़ा समझना शुरू किया तो पता क्या लगा है, तो शुरू से ये है कि अल्टीमेटली ये शेख हसीना के बहुत ज्यादा लॉयल थे। तो सबसे पहले शेख हसीना को डिथ्रॉन करने के लिए इन्हीं को वहां से शेख हसीना से दूर किया गया, यानी इनके और शेख हसीना के बीच में एक डिफरेंसेस क्रिएट किए गए और इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत सारे लालच दिए गए। उसके बाद ही वो कू डिटेक्ट पॉसिबल हो पाया। उसके बाद सर दूसरी बात मैं ये देख रहा हूं कि अल्टीमेटली बांग्लादेश के इंडिया से जो डेली यूजेस वाले ट्रेड हैं वो तो लगातार हैं, जैसे चावल मंगवा लिया, आलू मंगवा लिए, प्याज मंगवा लिए, मसाले मंगवा लिए। लेकिन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंडिया बांग्लादेश में बहुत ज्यादा आगे नहीं है। और मेनली इंडिया के बॉर्डर के पास के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हैं उनमें चाइना की इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा देखी जाती है। जैसे सिलचर का एक मामला है, वहां पर एयरपोर्ट या एयरबेस बनाना समथिंग, या फिर इसी तरीके से रंगपुर के अंदर, सॉरी, जो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास इनका जो एक जो पूरे का पूरा जो क्या कहते हैं स्टेट है, उसके अंदर चाइना के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को देखना, जहां पर अगर चाइना मौजूद होता है तो काफी ज्यादा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब आ जाएगा और इंफॉर्मेशन गैदर करने में उसे आसानी होगी, या हमारी पोजीशंस को पता लगाने में आसानी होगी। ये दो चीजें तो ठीक है। उसके बाद आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीदना चाइना से, जैसे सर बांग्लादेश के बाद पास एक सबमरीन है, वो भी चाइना मेड है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो डिफेंस इक्विपमेंट सारे के सारे चाइना से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं। एम्यूनिशन पाकिस्तान से आ रहे हैं, इक्विपमेंट्स जो वो चाइना से आ रहे हैं। J-17 की भी अगर बात करते हैं तो अब वो डिमांड कर रहे हैं बांग्लादेशी कि हमारे को J-17 चाहिए पाकिस्तान से। काम करेंगे नहीं करेंगे, है नहीं है, वो नहीं है, मुझे उससे मतलब नहीं है। वो चाइना से ले रहा है, उससे मतलब है, क्योंकि चाइना इज एन एनिमी नेशन। अब सबसे उससे आगे वाली बात, सर 2-3 डिवीजन नई खड़ी कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ चाइना, और नई कोर कमांड्स बनाने की कोशिश की जा रही है। अब सर 90% बॉर्डर तो हमसे मिलता है, पूरे का पूरा सब कुछ हमसे वो कनेक्ट होता है। तो ये तैयारी किससे में लड़ने की कर रहे हैं? म्यांमार तो इतना ताकतवर है नहीं कि इन्हें एयरफोर्स चाहिए और उसके बाद सबमरीन चाहिए और सब चीजें चाहिए। किसके लिए? और 3 डिविजन्स खड़े करने का मतलब क्या है? अगर हमारे से उनके अच्छे रिलेशंस हैं, फ्रेंडली रिलेशंस हैं, हमने ही तो आजाद करवाया था। और मुझे याद नहीं आता कि हमने कुछ ऐसा किया हो उसके बाद के बांग्लादेश को हमारे को ये कहना पड़े कि भाई, या बांग्लादेश हमें ये कहे कि हमें आपकी वजह से ये प्रॉब्लम है। ट्रेड और दूसरी चीजें अलग है, यहां तक कि इतने ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स हैं उसके ऊपर भी हमने कुछ नहीं कहा। मतलब वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाती हमारी गवर्नमेंट, उसमें भी चुप रहती है, फिर भी इनको प्रॉब्लम है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे इंडिया को प्रॉब्लम हो। अरे भाई, शेख हसीना को भगा दिया और उसके बाद जिस तरीके से यूनुस बिहेव कर रहा है सर, उसमें, लेकिन मुझे ये चीज समझनी है एज एन आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारी सिक्योरिटी के लिए बांग्लादेश कितना ज्यादा बड़ा चैलेंज हो सकता है अगर वो 3 डिवीजन खड़ी कर रहा है, चाइना से आर्म्स एम्यूनिशन ले रहा है, जबकि सारा बॉर्डर तो हमसे मिल रहा है। सर हरिमोहन जी, दोबारा आपको तहे दिल से धन्यवाद और नमस्कार। हमारे व्यूअर्स को नए साल की शुभकामनाएं। आपको भी थैंक यू। बहुत अच्छा आपने सवाल रेज किया है। ये एक्चुअली
इस किस्म के सवाल की जवाब में अगर डायरेक्ट एक लाइन का उत्तर दे दूंगा, व्यूअर्स को समझ में आ जाएगा। जो जो जानते हैं उनको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते हैं, चाहे आप कितने भी कहिए, वो समझ नहीं पाएंगे। ये ना छोटे छोटे डॉट्स आपको जोड़ना पड़ेगा ऑन अ टाइम स्पेक्ट्रम। 1971 को बांग्लादेश लिबरेट हुआ, ठीक है? तो अगर स्टार्ट पॉइंट आप वहीं से लेते हैं, ये लिबरेट किससे हुआ? पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान का इतना, जो जिनको मालूम है इसका बैकग्राउंड, कैसे परिस्थिति में पाकिस्तान को एक बहुत शर्मिंदा होके, और आपको पता होगा याह्या खान उस समय थे उनके मिलिट्री, याह्या खान, याह्या खान, और उनके नीचे ईस्टर्न आर्मी कमांडर साहब थे, क्या नाम बता रहा हूँ, नियाजी, नियाजी। अब्दुल्ला नियाजी थे। अली नियाजी। नियाजी का स्टेटमेंट अगर पढ़ोगे मीडिया में, वापस जाके डॉक्यूमेंट रिट्रीव करके, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ये सिर्फ नियाजी साहब का नहीं, बल्कि पूरा पाकिस्तान को एक ऐसा एक 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 थप्पड़ पड़ा है। वो तो कह रहे थे कि हिंदुस्तान कभी आ ही नहीं सकता है, नहीं कर सकता, हम मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। जब अचानक पता चला कि ढाका हैज बीन सराउंडेड, पैरा फोर्सेस आ गए हैं, और बहुत ही मतलब कम समय के अंदर पूरा हमला जो है ऐसा रूप और रंग लेके वो चारों तरफ से सराउंडेड हो गए थे, तो वो कहानी जिसको मालूम होगा, ये इस किस्म की एक बेइज्जती हुई है पाकिस्तान का, एक टू नेशन थ्योरी के आधार पर ये जन्म लिए थे, तो ये एक्चुअली हजम नहीं हुआ है पाकिस्तान को। देखा जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट वहीं पे है, इंडाइजेशन वहां से है। 93,000 प्रिजनर जिस तरफ हमने लुक आफ्टर किया, हमारे जवान लोग नीचे सोते थे, हम खटिया अपना जो बेड है उनको देते थे, कंबल उनके, दिन की देखभाल वीआईपी की तरह किया गया है। इसके बावजूद हिंदुस्तान ने उसको लेवरेज नहीं कर पाया, चाहे बाउंड्री इशू बोलो आप, शिमला एग्रीमेंट, वो अलग विषय है। लेकिन आपका सवाल का केंद्र बिंदु बना के अगर मैं जवाब दूंगा, तो ये है कि 5 अगस्त 2019 को एक टर्निंग पॉइंट है। 1971 और 2024 के बीच में, या 25 अभी स्टार्ट हो गया है। 5 अगस्त 2019 को टर्निंग पॉइंट किस किस्म की? ये है जो जम्मू कश्मीर का, ये जो आपने एब्रोगेट किया आर्टिकल 35 अल्फा, हम बार बार बोलते रहते हैं 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था, ये भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से उसको जोड़ा गया था। ये जो एब्रोगेट किया गया है, ये बोलते हैं ना कि एक इस किस्म की एक coup de ग्रेस बोलते हैं, इस किस्म के एक दुश्मन के ऊपर हमला किया गया बिना गोला फायर करके। ये हिल गया पूरा, चाइना और पाकिस्तान एक्चुअली हिल गया था, और उनको समझ में नहीं आया ये क्या हो गया, ये यूनियन टेरिटरी ये हो गया, उधर आपका छवि अलग निकाल रहे हैं, मैप अलग है, आपने पूरा गिलगित बाल्टिस्तान का दिखा दिया लद्दाख के नीचे, ठीक है नहीं? वो कुछ समझ, वो भागे उनके फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी साहब, जितना, हाँ कुरैशी, मिस्टर कुरैशी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर। 9 अगस्त का आप चेक करेंगे, 9 अगस्त 2019 को सीधा 2 दिन के लिए, 9-10 तारीख या 10-11 तारीख, 2 दिन था, उन्होंने चाइना के बड़े जो मुख्य लीडर हैं उनके साथ मिल ले और सलाह मशुरा करके उन्होंने एक प्लान बनाया था। तो क्या प्लान था कि भैया कुछ करो, नहीं तो इस हालत में ये तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भी चला जाएगा, आपका सी पैक भी हिल जाएगा, आपका सी पैक कामयाब नहीं हो पाएगा, आप ग्वादर तक पहुंच नहीं पाओगे, है कि नहीं? प्लस आपका चाइना का ये भी प्लान है, वो जगह का नाम भूल रहा हूं, आप कुंजरा पास के बाद जब आते हो ना, वो रावलपिंडी की तरह रास्ता मिलता है, पेशावर की तरह, जगह भूल रहा हूँ, एनीवे पेशावर से जाता है काबुल, काबुल अफगानिस्तान होके वो अंदर जाना चाहते हैं तुर्कमेनिस्तान का। बॉर्डर, खैबर पख्तूनवा, एक पॉइंट है यार जहां से रोड मुड़ता है, जो सी पैक है, मतलब काराकोरम हाईवे, वहां से टर्निंग पॉइंट है। एनीवे बाद में, यह इशू वो नहीं है, इशू है कि ये चाइना का मल्टीपल एम्स है, ये जो बीआरआई प्रोजेक्ट का एक मुख्य एम ये है कि अफगानिस्तान से जो आईनी वाला कॉपर माइन है वहां से उसको हार्वेस्ट करे। वो माइन को एग्रीमेंट साइन हो रखा है, उन्होंने पैसा दे रखे हैं, वो लीज ले रखे हैं उसको, 50 साल या 45 साल का लीज है। उसके आगे है तुर्कमेनिस्तान में, क्योंकि चाइना इज एनर्जी स्टार्व्ड कंट्री। तुर्कमेनिस्तान में सबसे 4th लार्जेस्ट नेचुरल गैस वर्ल्ड में वो रिजर्व वहां पे पड़ा है, तो वहां से वो पाइपलाइन बिछा के वो करना चाह रहे हैं
वो पाइपलाइन बिछा के रावलपिंडी करके वो कुंजराब लेके वो लेना चाहते हैं वहां तक। वो बड़ा एम है चाइना का, लेकिन तो उससे जब वो हिलिए तब उन्होंने सोचा कि क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने फॉलोइंग थिंग्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उन्होंने बोला कि ऐसा दो जगह पे घुसपैठ करो जहां पे हिंदुस्तान भी हिल जाएगा। अब कहां घुसपैठ करेंगे, उन्होंने देप्सांग को चुना था। आप अगर टाइम सीक्वेंस देखेंगे ना, टाइम सीक्वेंस में, ठीक है, सीक्वेंस में, ओके मैं सीक्वेंस बोल, साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज का उन्होंने प्रॉक्सी वॉर का रिवाइव किया, जो पूरा ठंडा हो गया था, डोरमेंट हो गया था, ठीक है ना, टेररिज्म वहां पे स्टार्ट हो गई। उसके बाद अगर आप आते हैं, पैंडेमिक शुरू हो गया, कब से, आपका 2020 से मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ, हाँ फरवरी 20 से। और 2020 को क्या हुआ, गलवान आपका 15 जून को स्टार्ट हुआ। गलवान के बाद क्या हो गया, एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ स्टार्ट हो गया। अच्छा ये एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ क्यों, देप्सांग और डेमचोक में आ गए। उसके बाद क्या हुआ, उनका जो न्यू बॉर्डर लॉ के साथ उनका 628 जो बॉर्डर विलेजेस वो भी कर दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्लान भी उन्होंने रख लिया, ठीक है नहीं। तो ये एक स्ट्रेटेजिक प्लान था। और इसी के साथ आप ये जोड़ सकते हैं, ये मणिपुर में जो हो रहा है ना, मेरे विचार के मुताबिक मणिपुर का बहुत सारे पहलू हैं, पर चाइना और यूएसए का हाथ इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है, यूएसए का हाथ तो है ही है, लेकिन चाइना इतना गहरा प्रवेश कर दिया है, उसको यूएसए अभी उसको कंटेन करना चाह रहा है। कंटेनमेंट कर पाएगा कि नहीं, रशिया भी अंदर घुसा हुआ है, फ्रांस भी काफी हद, जो पढ़े लिखे हैं वो समझ आएगी मैं क्यों फ्रांस का नाम बता रहा हूं। तो ये सारे चीजों को अगर आप देखते हैं, उसमें एक ग्लोबल इशू है, एक है रीजनल इशू, और एक लोकल इशू है। लोकल इशू जो सवाल आप कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान एक चुनौती हो सकता है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से अगर देख रहे हैं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश, बांग्लादेश बिल्कुल उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसा है, ये और सिलीगुड़ी कॉरिडोर का नजदीक होने के नाते ये बहुत बड़ा चुनौती है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो सेवन सिस्टर्स हैं, सिक्किम इस तरफ आ जाता है थोड़ा सा, तो सेवन सिस्टर्स को मिला के अगर आप देखेंगे, इनको मतलब जो लाइन ऑफ आर्टरी आपका कम्युनिकेशन है, ये कट ऑफ आराम से हो सकता है। जो कालाधन प्रोजेक्ट आपका हुगली पोर्ट से लेके घूम के मैरीटाइम बाउंड्री के साथ जाता है, आपका सितवे पोर्ट होके पलेथवा के आगे एक मिजोरम बॉर्डर में है, ये सब कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ रोड एक स्ट्रेच है पलेथवा, जहां पे आपका जेटी है, वहां से लेके मिजोरम बॉर्डर तक, वो मैं डील करता था ये सब्जेक्ट, वो 60 किलोमीटर का रोड है। 60 किलोमीटर भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है, लेकिन ये आराकान की वजह से, ये जो आराकान आर्मी वो काफी एक्टिव है ना, तो इसके वजह से काफी मारामारी होता था वहां पे, टेरर इंसर्जेंसी की वजह, तो काम नहीं हो पाया। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे, चाइना का जो प्रवेश, पेनिट्रेशन बांग्लादेश के अंदर इतना हुआ, 82% मिलिट्री हार्डवेयर चाइना से इंपोर्ट होता है। बाकी सारे सपोर्ट असिस्टेंस जितने हैं, वो कागज के ऊपर नहीं लिखा है, विदाउट एनी कॉस्ट एंड प्राइस चाइना सपोर्ट कर रहा है। उनका जो नेवी है, 3 डायमेंशनल फोर्स नेवी में कन्वर्ट किया गया है। उनका कुतुबदिया है, जहां पे नेवल डॉकयार्ड, जो सबमरीन आप उसको डॉक कर सकते हैं। इसी तरह प्यारा पोर्ट है, अनवारा एसईजेड है, और एक सोनाडिया पोर्ट को कैंसिल किया गया था, कैंसिल एनवायरमेंटल बेसिस पे। एक मातारबाड़ी पोर्ट अभी जापान कर रहा है, इट विल बी द लार्जेस्ट, मच लार्जर देन चित्तगोंग पोर्ट। और नेशनल हाईवे बोलिए, पाइपलाइन बोलिए, वहां पे 60 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का एक रिजर्व है नेचुरल गैस का, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में। चाइना का आंख इधर लगा हुआ है, प्लस एक चुनौती देते रहेगा हिंदुस्तान, जब तक उसका बीआरआई प्रोजेक्ट और बाकी उसके साथ जब कदम कदम मिला के नहीं चलेगा, वो उंगली करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा मोटा मोटा बताना चाहता हूं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स 2008 में स्टार्ट किया था चाइना। ये सारे जो पोर्ट्स वगैरह उसने बनाना शुरू कर दिया था, इनको ज्वाइन करके एक लिंकेज बना रहा है अपना सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए 83% एनर्जी उसका आता है मिडिल ईस्ट प्लस अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका से। ये यही सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू जाते हैं। उनको लगता है करीब 14 दिन, पर्शियन गल्फ से लेके मलाका स्ट्रेट तक 14 दिन का टाइम, 7 दिन का टाइम लगता है। मलाका स्ट्रेट से ईस्ट चाइना सी की तरफ 7 दिन, 14 दिन। मौसम अगर खराब होगा 5-10 दिन ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो ये जो लंबा रूट है, यहाँ पे बहुत सारे चोक पॉइंट्स, और चोक पॉइंट्स को डोमिनेट करने वाला कौन है, इंडिया है, यूएसए है, और बाकी सारे जो एलाइड फोर्सेस भी बैठे हुए हैं जगह जगह। ये ब्रिटिश टाइम से चलते आ रहा है। चोक, कुछ ज्यादातर चोक पॉइंट इंडिया के पास है। मलाका डायलेमा एक
ये हुन जिनताओ के टाइम से ये चुनौती उन्होंने पहचान रखे हैं। लेकिन बांग्लादेश को इसलिए उन्होंने स्ट्रेटेजिकली चुना है, अगर ए पुश कम्स टू शव, हिंदुस्तान कुछ अगर ये सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर एक्शन करता है, तो बांग्लादेश को ऐसा वो फॉर्मिडेबल बनाना चाहते हैं जाकि वो डायरेक्ट थ्रेट हो सकता है। अभी आपने जो सवाल पूछा कि ये जो चीफ साहब ने बोला है कि हिंदुस्तान के खिलाफ आप एंटी इंडिया रेटोरिक्स या इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं देंगे। आज के दिन में बांग्लादेश के पास 10 डिवीजन है। ये आप 2 और न्यू रेज कर रहे हैं, हो सकता है 12 डिवीजन हो जाए। वो क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ दिखाने के लिए। अगर हमला करने की कोशिश करेंगे, उनको राता-रात हिंदुस्तान उनको पूरा एकदम निचोड़ के ज़मीन पे दबा देगा पूरा। ये हमारे पास उनको मालूम है कि हिंदुस्तान के साथ पंगे ना लें। अगर रेड लाइन के बाहर चले जाते हैं, तो उनको रगड़ के जैसे वो हाथी के पाँव के नीचे वो घास मल जाता है ना, ऐसा ही हो जाएगा बांग्लादेश का हालत। क्योंकि आपका जो 4096 किलोमीटर बॉर्डर तो इसी के हिंदुस्तान के साथ है। 5 स्टेटों के साथ आपका शेयर कर रहे हो बॉर्डर। बाकी रह गया जो सी मैरीटाइम वाला बॉर्डर है, वो कितना 500 या 600 किलोमीटर है। आप पूरा ब्लॉकेड करके ये देश को पूरा एकदम मतलब ऐसा एक्शन ले सकते हो कि नानी याद आ जाएगी। साथ ही हमारे साथ रशिया भी जुड़ा हुआ है। रशिया के साथ कभी भी हम वो रशिया की मदद की वजह से हमने लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश में सक्सेसफुल हुए थे। हाँ, यूएसए डोनाल्ड ट्रंप काफी फेवरेबल स्टेटमेंट अभी तक दिए हैं, लेकिन ये इनका जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो ये जो ड्रामा चल रहा है, ये डीप स्टेट का एक्शन, ये भी मेरे ख्याल से 15-20 दिन 20 जनवरी तक ये खत्म हो जाएगा, ये शांत हो जाएंगे। बाकी रहा हमारा जो मूल जो चुनौती है, वो है चाइना। चाइना के साथ उसको कैसे आप कंटेन करेंगे, कैसे कॉम्पीट करोगे, कैसे कैलिब्रेट करके ये करेंगे। मैं बार-बार कोई सारे चैनल में बता चुका हूँ कि एक दुश्मन के साथ चलने का भी तरीका सीखिए, क्योंकि हमारा डिपेंडेंसी बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चाइना के साथ है। वो डिपेंडेंसी में जब तक हम मास्टरी नहीं करते हैं, आप क्रिटिकल मिनरल की बात करिए, आप जो बेसिक फाउंडेशनल इंग्रेडिएंट होता है मेडिसिन बनाने के लिए एआईपी, हम अपने आप को बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और हब ऑफ वर्ल्ड, लेकिन फार्मास्यूटिकल हब तब बन पाएंगे जब उसका एआईपी आएगा। एआईपी चाइना बनाता है। इसी तरह सेमीकंडक्टर्स कोई भी आप बोलते हैं, पूरा ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, चाइना इज द हब इन द वर्ल्ड। उसका जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग, उसका प्रोसेसिंग जो जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, उसका अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और लो नीचे वाला जो स्ट्रीम है, 3 स्ट्रीम में अलग अलग किस्म का एक्सट्रैक्शन, माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन है, ये अलग अलग स्टेजेस की अलग अलग मशीन होते हैं। इसमें सिर्फ चाइना का पूरा डोमिनेंस है। तो इसीलिए मैं बार बार बता रखा हूं, जब तक 15-20 या 10 से 15 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी हिंदुस्तान का नहीं बनता है, तब तक फूक फूक के कदम रखिए। थोड़ा सा कोलाबोरेटिव नहीं तो कोऑपरेटिव अप्रोच के साथ आगे चलना चाहिए। लेकिन एक बांग्लादेश जो चुनौती है सिक्योरिटी लिहाज से, ये एक एक रहेगा लाइफ प्रॉब्लम। तो उसको डील करने के लिए हमें अपना कुछ स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। फोर्स रिडक्शन नहीं, बल्कि फोर्स एनहांसमेंट, जो कैपेबिलिटी एनहांसमेंट आप कैसे करना चाहोगे? फौज का स्ट्रेंथ कम करके सीआरपीएफ को बढ़ाना चाहते हैं, बीएसएफ का बढ़ाना चाहते हैं, सर्वेलेंस मीडियम इजराइल जैसे सर्वेलेंस बना रखा है आयरन डोम के साथ, ऐसा आप करना चाहते हो, या अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम बना रखे हैं, कैसे करना चाहते हैं? हमें फोकस देना पड़ेगा इस सब्जेक्ट के ऊपर होल ऑफ नेशन की अप्रोच के माध्यम से। बैक टू यू। इसमें सर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे देखिए अभी कुछ दिन से है ना, वहां के आर्मी कर्नल्स और मेजर जनरल्स वगैरह जो हैं वो बड़े भड़काऊ बयान दे रहे थे, हम बंगाल पे कब्जा कर लेंगे, बिहार पे कब्जा कर लेंगे, झारखंड पे, उड़ीसा पे, ये सब हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब एक तरफ ये कह रहे हैं, मेरे को दो चीजों के अंदर जब वो अपोजिट नजर आता है तो मैं थोड़ा सा उसके बीच में कुछ ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और कई बार क्या होता है, दो अपोजिट बातें हो रही होती हैं तो जो सच्चाई है वो कहीं साइड में खड़ी हुई होती है। तो मैं एक तो चीज ये ढूंढना चाहूंगा, समझना चाहूंगा आपसे कि आपका अगर कोई बांग्लादेश की आर्मी के साथ किसी तरीके का कोई इंटरेक्शन हुआ हो, कभी बातचीत हुई हो, कोई ज्वाइंट मतलब एक्सरसाइज वगैरह करी हो,
तो उसमें आपको बांग्लादेशी आर्मी के बारे में क्या ओपिनियन है कि वो आर्मी किस लेवल पे काम करती है या किस क्या स्ट्रेंथ है? एक अंदाजा हो जाता है ना कि यार इसकी स्ट्रेंथ ये होगी, उसके बारे में कुछ। देखिए, प्रोफेशनली स्पीकिंग बांग्लादेश के जो आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को बहुत कदर करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं प्रोफेशनली। हम भी उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको हम एक्नॉलेज करते हैं। रियली बहुत क्वालिफाइड उनके ऑफिसर्स, मेरे साथ जितने स्टाफ कॉलेज या जैसे एनडीसी कोर्स किए हैं, कुछ कुछ अभी रिटायरमेंट के बाद कोई एजेंसी होते हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से रिकॉर्डिंग करते हैं अलग अलग इश्यूज के ऊपर, और बहुत प्रोफेशनल कनेक्शन है। और काफी हद तक मैं ये कहूंगा, ये जो चीफ साहब ने स्टेटमेंट दिए हैं कि हिंदुस्तान के साथ हम रिश्ता बिगाड़ नहीं सकते हैं, ये मैंने ही एक चैनल में बोला था कि आप इधर उधर हाथ पैर मार रहे हो, आप एक मिलिट्री डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करो। मैंने ही सुझाव दिया था, 2-3 प्रोग्राम में बताया था कि मिलिट्री डिप्लोमेसी, मिलिट्री को कभी हमने इस्तेमाल नहीं किया है। इस किस्म की एक जब एम्बैरेसिंग सिचुएशन होता है, छोटा सा पड़ोस है, अभी तक आपका साथ फेवरेबल रिलेशन था, अचानक पूरा बदल गए हैं, तो ऐसे हालत में फॉरेन सेक्रेटरी होके आ गए हैं, उनको उन्होंने वादा किया है, कुछ कमिटमेंट दिया है, फिर भी वही हिंदूज या माइनॉरिटी के खिलाफ कर रहे हैं, टेम्पल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और अलग अलग किस्म की धमकी दे रहे हैं, जैसे कि झारखंड कैप्चर कर लेंगे, कोलकाता कैप्चर कर लेंगे। ये सिर्फ ये एक चीज है, इसको बोलते हैं न्यू फॉर्म ऑफ न्यू नॉर्मल। 21st सेंचुरी में एक लड़ाई गोला फायर ना करके ये देश को थोड़ा सा उथल पुथल करना चाहते हैं हिंदुस्तान को। ये चलते रहेगा, इसके बाद नेपाल में होगा, फिर उसके बाद भूटान में, फिर उसके बाद श्रीलंका, ऐसा साइक्लिक होगा। ये चाइना का ड्रामा है, ये करेगा चाइना। इसको ग्रे जोन वॉरफेयर करते हैं। अभी देखिए यूएसए में कैसा, वो गाड़ी लेके घुस गया उधर, रैमबिन कर रहा है, और वो टेस्ला उसका ट्रक था, उसको हाँ, ब्लास्ट कर दिया जाके। ठीक है ना। एक जगह आपका देखिए न्यू ऑर्लिन्स में क्या हुआ है, लास वेगस में क्या हुआ है, न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें अगर देखेंगे, ये न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है। ये ऐसे ही चलते रहेगा, चलते रहेगा। ये जो काबिलियत के सवाल आप पूछ रहे हैं, बांग्लादेश के पास काबिलियत है ही नहीं। उसके फौज का स्ट्रेंथ कितना है, और हिंदुस्तान का 2 फोर्स रिडक्शन का स्टेप स्टार्ट हो गया है। फिर भी आज के दिन में 12 लाख की जगह हमारे पास 11 लाख के करीब करीब फौज है। एयरफोर्स का करीब 1.5 के करीब, नेवी 1.5। आप जहाजों का नंबर देखिए, 135 हमारे पास जहाज। उनके कितने हैं? उनको फाइटर एयरक्राफ्ट कितने हैं टोटल? मुश्किल से हाथ पैर मार के 30 या 35। आप J-17 की बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे मैं भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। क्या हमारे व्यूअर्स को मालूम है, क्या आपको पता है म्यांमार में जे सीरीज के जो एयरक्राफ्ट है, ये मेड इन चाइना है। ला के कौन देता है? ये पाकिस्तान देता है। डू यू नो इट? आईएसआई है उसका, जो जो मिडिल मैन होता है, उसका जो मोटर होते हैं 82 एम मोटर चाइना मेड होता है। उसके जो हथियार हैं चाइनीज हथियार, कौन देता है? पाकिस्तान लाके म्यांमार में दिया है। और यहाँ पे तो उनका तो एग्रीमेंट नेगोशिएशन हो रखा है, एमओयू साइन हुए हैं। 82% कोई जगह आपको 76-79% मिलेगा। 82% डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर बांग्लादेश का। ठीक है नहीं? और हर किस्म की असिस्टेंस फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। ये एक तरीका है डेट ट्रैप में डालने के लिए। तो ये तो चलते रहेगा। पाकिस्तान का आईएसआई ढूंढ रहा है, मौका ढूंढ रहा है, क्योंकि उनको हजम नहीं हुआ है 93,000 प्रिजनर जो जिस तरह ट्रीटमेंट करके दिए, जैसा मुंह तोड़ जवाब दिया हिंदुस्तान ने उनको। ठीक है। और ये जेएंड के पर्टिकुलरली आपका जो सक्सेसफुल इलेक्शन हुआ है, 2.1 करोड़ आपके टूरिस्ट हैं। ये 2023 को ये सारे रिकॉर्ड तोड़ डाला भाई। इस साल लेटेस्ट में आर्टिकल लिख रहा था मेरे को, कहीं 3 मिलियन या 3.5 मिलियन दिखा रहा है स्टेटिस्टिक 2024 का। ये जो आपका सक्सेसफुल इलेक्शन हुआ है, ये जो आपने टेररिज्म या प्रॉक्सी वॉर को आपने पूरा दबा दिया, पूरा एकदम लुप्त कर दिया है। आज के दिन में कितने 125 या 130 है टेररिस्ट, उसमें फॉरेन टेररिस्ट ज्यादा मेरे रिसर्च के मुताबिक। कहां 8,000 9,000 होते थे 90s में, और कहां 125 और 128। ये नहीं तो इसमें आप देखिए पाकिस्तान का हर जगह से वो थप्पड़ पड़ रहा है। वो तालिबान उन्होंने किसने जन्म किया है? तालिबान को पाकिस्तान ने किया है। वही तालिबान अफगानिस्तान भेजा था इमरान खान। अभी क्या हो रहा है देखो, हमला कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर।
तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसको कौन जन्म किया है? इन्होंने किया है। वही तहरीक तालिबान कह रहा है कि शरिया लॉ। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, जो जमायती के बारे में कभी कभी हम भूल जाते हैं, 71 लिबरेशन के बाद शायद हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स या नॉर्मल जो आम आदमी हैं, ये शायद सोच रहे होंगे कि जमायती पूरा लुप्त हो गया। ये बांग्लादेश में स्लीपर सेल की तरह रहे थे। इनको बैन किया था अपना जो शेख हसीना का जो अवामी लीग है, अभी वो बैन को उठा दिए हैं। फ्री फॉर ऑल, जेल में जो भरे हुए थे सब उनको निकाल दिया है। तो वही जो टेररिस्ट एक जगह पे थे, वो अभी इस समय में उनको खुलेआम पूरा फ्रीडम मिल गया है। जो हमारे ब्लैक लिस्टेड टेररिस्ट थे या इंसर्जेंट थे, जो उनके पास बैसे हुए थे, उनको भी फ्रीडम दे दिया। तो ऐसा हालत में ये क्या है, ये पाकिस्तान आईएसआई, पर्टिकुलरली आईएसआई, ये सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। ये सारे जो छोटे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं या टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, अब मैं बोलूंगा आप भी हैरान हो जाएंगे, हिजबुल मुजाहिदीन, सॉरी, हिजबुल्लाह, हमास, हक्कानी, अलकायदा, आइसिस, इन सब की फुटप्रिंट बढ़ती जा रही है। तो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी बांग्लादेश का नहीं है, लेकिन ये जो कैपेबिलिटी नॉन स्टेट एक्टर का जो बढ़ोतरी हो रही है, इससे हिंदुस्तान का नुकसान ज्यादा हो सकता है। एक कन्वेंशनल फोर्स नॉन स्टेट एक्टर के खिलाफ सक्सेसफुली और इफेक्टिवली लड़के जीतने में बहुत टाइम लगता है। देखिए जेएनके का 30 साल से ज्यादा हो गया, अभी भी लड़ रहे हैं। अब मैं अभी आपको बता देता हूं, ये प्रॉक्सी वॉर जेएनके में समाप्त तो नहीं होगा, ये चलते रहेगा। ये सिर्फ मेरा ब्लैक टंग इसलिए नहीं है, मेरा रिसर्च कहता है, क्योंकि अफगानिस्तान में जब से सोवियत यूनियन की जो फोर्सेस थे, जब से उनको धक्कल के निकाला है, तब से उनके पास हथियार और जो आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर्स जो एग्जिस्ट हुए हैं, वो स्ट्रक्चर्स के ऊपर पाकिस्तान आर्मी का या पॉलिटिकल लीडर्स का ना कभी कंट्रोल था, ना अभी है। कोई नहीं इनकी बात सुन रहा है। आपके पास शायद ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, 100 से ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन में पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। अथॉरिटी पूछोगे मेरे को, फिर ढूंढना पड़ेगा कहीं पे। मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूं कोई इंटरनेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए, ये चीजें आ रही हैं। 100 में से 50 तो घेर डाले हैं रावलपिंडी, इवन रावलपिंडी भी चारों तरफ से घेर डाला। आर्मी के पास कोई पावर ही नहीं है, नजरअंदाज और दखल अंदाज कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी प्यार से बात करके उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। फॉरेन पॉलिसी का एक टूल है उनका ये नॉन स्टेट एक्ट। वही चीज जो बांग्लादेश में लाके, जिन्ना का बर्थडे 1971 के बाद पहली बार उन्होंने सेलिब्रेट किए हैं। और ज्यादा आपको क्या चाहिए निशान? ये एक सिंबॉलिक एक्टिविटी हुआ, सिंबॉलिक एक्टिविटी। 2 जहाज 71 के बाद कोई भी जहाज पाकिस्तान में आते हुए, अभी मेरे पास रिपोर्ट आ रहा है कि वहां पे रोहिंग्या मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं आईएसआई 4 कैंप में। एक के ऑपोजिट है क्या है, एक आपका मेघालय के ऑपोजिट, 2 एक मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल के ऑपोजिट, और एक है त्रिपुरा के ऑपोजिट। 4 कैंप से रोहिंग्या मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है उधर। और साथ ही उनका एक स्पेशल से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एक स्पेशल कैंप है। ये नॉन स्टेट एक्टर्स को लेके वो इस्तेमाल करना चाहते हैं आने वाले समय में। तो हिंदुस्तान को इन चीजों के बारे में थोड़ा गौर करके और गहराई में जाके कोरोबोरेट करके, सोच समझ के, सलाह मशवरा करके होल ऑफ नेशन का जो अप्रोच होता है, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर के खिलाफ जो लड़ाई है अलग किस्म का एक लड़ाई होता है। इनके पास साइबर की कैपेबिलिटी है, साइबर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कैपेबिलिटी है। आज जो हुआ है न्यू ईयर्स ईव में यूएसए में जो हमला हुआ है, मेरा तो दिमाग में, अभी चैनल में बैठा था, मैं बोल दिया मैं कि ये तो 7 अक्टूबर 2023 का एक सिंबॉलिक छोटा सा टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बड़े चीज अभी आने वाले हैं। हो सकता है हमारे जैसे अटैक किए बड़े रोक के होगा, क्योंकि आपने कोई समझा नहीं है। पिछले साल से ज्यादा टाइम में आपने ये जो इजराइल और पैलेस्टाइन के जो हमास का लड़ाई है, किस तरह एक सुपर पावर और इजराइल दोनों मिलके या वेस्टर्न अलायंसेस कैसे हमने डील किया है। एक स्टेज था जो इजराइल के फेवर में चल रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन स्टेज ये भी आया जो इजराइल के खिलाफ चले गए सब। वही पैलेस्टाइन के फेवर में उनके स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हमला हुआ है उधर।
आप देखिए ना किस तरह ग्लोबल डायनामिक्स अभी चेंज हो रहा है। यूएसओ को भी थोड़ा सा अंदरूनी जो इंटरनल डेफिशिएंसी है वो भी सोचना चाहिए। जहां तक बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में है, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि चाहे चुनौती हो या ना हो, ये सिंबॉलिक जेस्चर हो या ना हो, इस किस्म की चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। और हो सकता है कि समय ऐसा भी आएगा, ये सब मिलजुल के जो इमीडिएट नेबरहुड जैसे कि मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, पाकिस्तान तो छोड़ो, ये जो 5 का नाम या 6 का नाम मैं लिया, इनके साथ फिर भी थोड़ा बहुत हमारा रिश्ता है। कहीं ना कहीं कोई एग्रीमेंट या एमओयू के जरिए से इनको साथ में बांध के रखना निहायत आवश्यक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाटो जैसे अलायंस करिए, लेकिन एक कमिटमेंट लेना चाहिए इनके साथ। ना वो हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ करेंगे, नो वॉर पैक्ट का जो होता है ना डील, और ना कोई किसी को भड़काएंगे, ना कोई एक्शन लेंगे। ज्यादा बोल सर दिया तो माफ पूरा कीजिएगा। का पूरा मामले को खोल के रख दिया कि भाई इस तरीके से करोगे तो हो पाएगा, वरना मामला खराब है। लेकिन हाँ ये है कि हमें, मुझे ये जो चीज समझ में आई कि इंडियन गवर्नमेंट को भी कदम आगे बढ़ा के काम करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर काम करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, वरना सिचुएशंस काफी ज्यादा खराब रहेंगी, जहां तक मुझे समझ में। या गलत है सर? हरिमोहन जी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपने समाप्त किया है, लेकिन साथ ही मैं भी एक मैसेज देना चाहता हूं, आप अगर इजाजत दें। अरे सर। बांग्लादेश अगर सोचता है कि हिंदुस्तान ये खेल में ताली मारते रहेगा और कुछ नहीं करेगा, तो वेस्ट बंगाल के हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ममता बनर्जी ने, उन्होंने बोला था क्या हम ललीपॉप खाएंगे। मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप के मुंह से जो जवाब निकला था उसी को इस्तेमाल करते हुए मैं कहना चाहता हूं, क्या ये हिंदुस्तान का फौज लड्डू खाता आ रहा है 1947 से? एक देश है पूरा विश्व में जिसका ग्राउंड एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटी, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी, सबसे ज्यादा लड़ाई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हाई अल्टीट्यूड का हो, जंगल का हो, प्लेन एरिया हो, रिवराइन हो, हर एक चीज में माहिर है। इसके बराबर बहुत कम फौज मिलेंगे। और बांग्लादेश तो कुछ नहीं है, जिसको हमने जन्म दिया है उसको हम खत्म करना भी जानते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो जो देश है जो ये सोच रहे हैं कि ये उंगलीबाजी करते रहेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ, चाहे आज बांग्लादेश है कल नेपाल करेंगे, हमें भी ये भी मालूम है कि उनका जो वल्नरेबिलिटी, उनका कमजोरियां कहां कहां पे है, उन कमजोरियों पे गर्दन हम मोड़ सकते हैं। ये भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हिंदुस्तान के पास कैपेबिलिटी है, काबिलियत है, तजुर्बा है, कभी भी हम गर्दन मोड़ सकते हैं। और उस समय आप अगर घुटने पे आ जाएंगे, देन परहैप्स उसके आगे हमारे पास ना कोई जवाब होगा एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। तीसरा सबसे लास्ट चीज बताना चाहता हूं, हम 21st सेंचुरी में हैं। 21st सेंचुरी में डायनामिक्स बदल रहा है। सबको मालूम है हिंदुस्तान एक गोल्डन स्पॉट, एक स्वीट स्पॉट है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर बेस, सबसे ज्यादा कंज्यूमर बेस हमारे पास है आज की दिन। चाइना को छोड़ दीजिए, वो अलग मामला है। तो और साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, एक्सपोर्ट अभी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। हाँ, एक चीज में हाँ जरूर काम है, मैन्युफैक्चरिंग जो थोड़ा सा अभी पिकअप नहीं हुआ है। आने वाले समय में जो सब संकेत आ रहे हैं, ये सारे फेवरेबल संकेत है। हम जरूर 35 नहीं तो कम से कम 27% तक, पूरा जो इकोनॉमिक पाई डायग्राम होता है 27 से 30% तक 2030 तक, पूरा उम्मीद है वहां तक हम पहुंच पाएंगे। धन्यवाद। सर आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो वार्निंग दी उसके लिए बहुत बहुत भारत की तरफ से शुक्रिया। क्योंकि सर एक कॉन्फिडेंस, आप लोगों को सुन के कॉन्फिडेंस आता है। अदरवाइज तो देखो, बतौलेबाजी तो जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन जो रियलिटी जो आपके पास है वो हम, मतलब हमने तो पोस्ट भी देखी सर। या तो अटारी बॉर्डर देख के आदमी खुश हो जाता है कि हाँ जी हम गए थे कहीं पर, वहीं पे सेंसेशन क्रिएट हो जाती है। खैर सर, जो आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हम आगे भी इसी तरीके से आपसे टाइम लेते रहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी।